Hello everyone, I am Lakshya Arora, the founder of TechPlex. It's a student community made for the students and by the students, and our motive is to share free education to everyone. So yes, आज से हम लोग फर्स्ट ईयर्स के लिए प्लेलिस्ट लाना स्टार्ट कर रहे हैं. सो अब हम फिजिक्स की पूरी सीरीज कवर कर रहे होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ऑल द टॉपिक्स. तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा स्टार्टिंग टू एंड. एंड हाँ, ये सब मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स है, तो यस, उससे एक अलग वाली फीलिंग आती है हैंडमेड नोट से. एंड लास्ट में आपको पूरी फॉर्मूला शीट मिल रही होगी, इसमें हम सारी चीजें कवर कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. तो यस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सो देखो, सबसे पहले बेसिक ऑफ फिजिक्स is dependent on the coordinate systems. तो coordinate system three types के होते हैं. First one Cartesian coordinate or rectangular coordinate. Second one cylindrical coordinate, and the third one spherical coordinate. All of them have orthogonal axes. तो देखो, हमारे पास तीन coordinate system होते हैं किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए. The first one is Cartesian or rectangular. Second one is cylindrical, and the third one is spherical. तो डिपेंडिंग ऑन अस वी चूज सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिस्टम गिवन है, ऐसे करके गिवन कोई सिस्टम मेरे को, तो आई हैव दी होल राइट इन तीनों में से कोई चूज करूं. बट हाँ, वो चीज मेरी प्रॉब्लम को एट द एंड सिंप्लीफाई करना चाहिए. तो बहुत क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कि ये सिलेंड्रिकल यूज करो, स्फेरिकल यूज करो, दिख रहा होता है कि ये सब चीजें यूज हो रही हैं. तो चीजें देखते हैं. ऑल ऑफ देम हैव ऑर्थोगोनल एक्सिस. तो ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर. सो कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो आप, तीनों में एक्सिस ऐसे ही होंगी. मैं अपनी नेमिंग में इसको एक्स बोलता हूँ, इसको वाई, इसको जेड. ठीक है. तो ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर. 3D में इमेजिन करो, एक्स इज दिस, जेड इज दिस, वाई इज दिस. ठीक है. तो अब कर एक एक कर पढ़ते हैं तीनों को. द फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वी आल्सो कॉल इट एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट. तो देखो, ये मेरी एक्स वाई जेड है. दिस इज जेड, दिस इज एक्स, एंड दिस इज वाई. अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा ओरिजिन है, बीच वाला जो होगा नहीं, ओरिजिन. मेरे को एक पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. ठीक है. अब मेरे को ओरिजिन से लेकर ये पी तक की डिस्टेंस निकालनी है. दैट इज कॉल्ड एज लेंथ एलिमेंट. ठीक है. तो पहले मैं लेंथ एलिमेंट निकालता हूँ, और आई कैन से एज कि मेरे को ओरिजिन से लेकर के पी पॉइंट तक की सारी डिस्टेंस निकालनी है. अब देखो, अब अगर मेरे को ओरिजिन, आप मेरी तरफ देखो, पहले ओरिजिन अगर ये है, पी अगर पॉइंट ये है, तो पहले मेरे को कुछ एक्स में चलना पड़ेगा, कुछ वाई में, एंड कुछ जेड में. तो मेरे को तीनों एक्सिस में ट्रेवल करना है, एक्स वाई जेड. ठीक है. तो जो लेंथ एलिमेंट होगा, दैट इज dx इन टर्म्स ऑफ एक्स कैप प्लस dy इन टर्म्स ऑफ y कैप प्लस z इन टर्म्स ऑफ dz कैप. आए समझ में? 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करो. ओरिजिन ये, पॉइंट ये, तो पहले यहां चलूंगा, फिर इस साइड, फिर इस साइड. ठीक है. तो तीनों एक्सेस कवर हो रही है मेरी. सो जो लेंथ एलिमेंट हो गया, दैट कम्स आउट टू बी dl इक्वल टू dx x कैप प्लस dy y कैप इज dz z कैप. देखो, ये ओरिजिन है, तो dx यहाँ चला, dy यहाँ चलूंगा, फिर dz यहाँ पे. सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग. तो ऐसे, तो मेरा लेंथ एलिमेंट, इसको याद रखो. और हाँ, ये चीज वेक्टर है, क्योंकि लेंथ एलिमेंट डीएल वेक्टर होता है. डीएल वेक्टर इक्वल टू dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब सेकंड आते हैं एरिया एलिमेंट. एरिया एलिमेंट मतलब होता है हम किसी एक साइड का फेस किसी एक फेस का एरिया निकालते हैं. जैसे कि देखो, अगर मेरा ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में बना रखा है, ये बेसिकली ये. अब देखो, मेरे को अगर इस फेस का निकाल रहा हूँ, इस वाली फेसिंग का, तो अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, dy. क्योंकि देखो, यहाँ से यहाँ तक dy लेंथ है ना, एंड इसकी हाइट कितनी है, या ब्रेड्थ, dz. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो इन दिस केस मेरा एरिया आ गया dy इनटू dz. अब सेकंड थिंग, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब याद कर लो, फिजिक्स में एरिया मेरा वेक्टर ही होता है. ठीक है. तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि एरिया अगर मान लो एक वाई और जेड प्लेन में है, तो एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. और अगर मेरा एरिया एक्स और वाई में है, तो एरिया उसके परपेंडिकुलर जेड में होगा. थर्ड केस, अगर एरिया एक्स और जेड में हुआ,
तो एरिया इसके परपेंडिकुलर वाई में होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए। जैसे कि एरिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया मेरा डी वाई इंटू डी जेड, तो लॉजिक लगाओ कि उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक्स का, ठीक है। अब अगर मेरे को इस साइड का निकालना हो, जो साइड में मार्क कर रहा हूँ ना, मेरे को इस साइड का एरिया निकालना है, तो कुछ सोचो क्या होगा साइड का एरिया। इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये देखो ये देखो, ये कौन सा प्लेन है, ये डी एक्स है, एंड इसका ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा डी जेड। तो इसका एरिया हो गया dx इंटू डी जेड एंड डायरेक्शन y क्या, ठीक है। ऐसे अगर मैं ऊपर वाले फेस का निकालूं, इस वाले फेस का, तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी इसकी लेंथ कितनी है, dy, ये कितना है dx, सो इट बिकम्स dx इंटू dy, डायरेक्शन z क्या, तो एरिया दो एक्सिस के बीच में होगा एंड उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ। तो अगर मैं पूरे तीनों फेस का एरिया लिखूंगा तो डी एस वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी जेड and x cap, that is this side, this face. Second one dx dz in y cap, that is my this area, this one area, this one. The third one dx dy in z cap, that becomes ऊपर वाला फेस, ठीक है। तो तीनों फेस का एरिया मैंने लिख दिया, सो दैट इज एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट में आपको बस दो चीजें याद रखनी है कि नहीं भी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन होगा, आपको देखना पड़ेगा, एंड जो उसकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, राइट। और एरिया हमेशा वेक्टर होता है तो इसलिए डायरेक्शन होती है उसमें, राइट। अब आते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। अब एक बात बताओ मेरे को, एक सेकंड में रेस कर देता हूँ। हाँ, तो अब मान लो मेरे को वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ दिस होल होल फिगर, तो क्या होगा, वो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, dx dy dz। तो आपको किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम निकालना हो तो सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आप याद है आपको, अगर आपको क्यूब का एरिया निकालना हो तो कैसे करते थे आप, a इंटू ए और ए क्यूब, है ना। जैसे यहाँ भी अगर मेरे को वॉल्यूम निकालनी है दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हो जाएगा dx dy dz, एंड वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीजें याद रखनी ही है आपको, ठीक है। तो यही था मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें आपको लेंथ एलिमेंट याद रखना पड़ेगा, dl वेक्टर इक्वल टू dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप, एंड एरिया एलिमेंट ये, एंड वॉल्यूम एलिमेंट इज dx dy dz, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड a इज a क्यूब। तो मेरे पास एक क्यूब है मेरे पास कुछ। अब इस क्यूब की मेरे को वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। तो वी कंसीडर कार्टेशियन सिस्टम फॉर अ क्यूब। अब देखो, सिस्टम मैंने अपने अकॉर्डिंग माना, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था, क्वेश्चन में बस ये था कि वॉल्यूम प्रूफ करने है, मैं किसी से भी करूँ, बट ऑब्वियसली क्यूब की साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इजी बन जाएगा कार्टेशियन से। तो वी कैन कंसीडर कार्टेशियन सिस्टम फॉर अ क्यूब। अब देखो, अब मेरे को क्या वॉल्यूम निकालनी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, dv इक्वल टू dx dy dz, है ना। अब ये मेरा वॉल्यूम हो गई। अब आई विल इंटीग्रेट। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz क्या होता है, सिंपली आप तीनों ब्रेक कर दो, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dz। ये थ्री वेरिएबल के लिए है, बट आप इसको n वेरिएबल के लिए कर दो, सबको बस अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ dz, राइट, परफेक्ट। तो अब देखो लिमिट्स क्या होंगी, एक्स की लिमिट होंगी 0 से a तक, y की क्या होंगी 0 से a तक, z की होंगी 0 से a तक। तो बस इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया मेरा a क्यूब, ठीक है, बहुत सिंपल। जस्ट क्या करना था, आपने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम माना, उसके अंदर आपको क्या करा, आपको dv का फॉर्मूला पता था, dx dy dz, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, dv इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz, जस्ट इंटीग्रेटेड, लिमिट्स 0 टू है तीनों की, तो वहां से मेरा वॉल्यूम आ गया a क्यूब, राइट, इजी, परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम में, दैट इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, अब आपको हर सिस्टम में चीजें याद रखनी पड़ेगी तीनों के लिए, ठीक है। जैसे कार्टेशियन में मेरा एक्स वाई जेड था, ठीक है, और लेंथ एलिमेंट ये था dx dy dz। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आ रहा हूँ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। देखो क्या होता है, वही एक्सिस से मैं एक्स वाई जेड, बट यहाँ मैं कुछ अपनी एक्सिस डिफाइन करूंगा, दैट इज आर फाई एंड जेड। आर देखो क्या होता है, बेसिकली विजुअलाइज करता हूँ क्या होता है, मान लो एक ओरिजिन है, आपकी ओरिजिन,
ओ, आप कुछ आर डिस्टेंस, ये ओरिजिन है मान लो, आप कुछ आर डिस्टेंस से पहुंचे हो, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो आर पहुंचे। अब मेरे को पहुंचना है उस पॉइंट पे, देखो मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओरिजिन एंड मेरे को इस यहाँ तक पहुंचना है। तो देखो पहले तो मैं ओरिजिन से क्या करूंगा, यहाँ तक पहुंचूंगा, या फिर यहाँ तक सिमिलरली सीधे पहुंचाऊंगा, सीधे सीधे पहुंचा, फिर टिल्ट होऊंगा, फिर ऊपर आऊंगा। तो मेरा 3 जगह मूवमेंट हुआ, पहला आर, दूसरा फाइव, तीसरा जेड। तो इसलिए यहाँ पे आर फाइव जेड नाम है। आर इज रेडियस, फाइव इज दिस एंगल एंड जेड इज दिस हाइट। तो देखो इन सिलेंड्रिकल सिस्टम वी हैव दीज थ्री डायरेक्शन, नेमली आर कैप, फाइव कैप एंड जेड कैप। तो उसका लेंथ एलिमेंट क्या होगा, सोचो खुद। अगर ओरिजिन ये है, मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, तो क्या होगा, पहले तो देखो मैं डी आर चलूंगा आर कैप में, पहले मैं ओरिजिन से यहाँ तक आऊंगा डी आर कैप ट्रेवल करके, फिर मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं यहाँ तक घूमूंगा ऐसे। तो ये कितना हो गया आर डी फाई। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बहुत पहले कभी 11th 12th में, कि अगर ये ऐसे आर्क होती है, आर ऐसे आर है, ये अगर थीटा है, तो ये जो मेरी ये लेंथ होती है दैट इज आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि अगर ओरिजिन ये है, आर ये है, फाई ये है, तो ये हो जाएगा मेरा आर डी फाई। कौन सी, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो पहले मैं ओरिजिन से आया यहाँ तक डी आर डिस्टेंस चल के, डी आर इन आर कैप प्लस आर डी फाइव इन फाइव कैप, यानी कि मैं घूमा कौन सी डायरेक्शन, फाइव कैप में, प्लस अब देखो मैं यहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक पहुंच गया मैं, देखो यहाँ तक पहुंच गया। अब जस्ट मेरे को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करना है, यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस डी जेड इन जेड कैप, राइट। बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था। आपको 3 जगह मूवमेंट करना है सिलेंडर सिस्टम में। फर्स्ट आपको ऐसे आना है, देन ऐसे घूमना है, देन ऐसे ऊपर आना है, राइट। तो डी आर इन आर कैप प्लस आर डी फाइव इन फाइव कैप प्लस डी जेड इन जेड कैप। अब एरिया एलिमेंट जैसे पहले बताया था कि नहीं, मतलब 2 का मल्टीप्लाई एंड तीसरी डायरेक्शन, तो पेयर में बना लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, पहले मान लो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर डी फाइव ये हो गया इंटू डी जेड, आर डी फाइव इंटू डी जेड, एंड डायरेक्शन क्या होगी, तीन दोनों के परपेंडिकुलर दैट इज आर कैप, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डी आर इंटू डी जेड, डायरेक्शन क्या होगी, दोनों के परपेंडिकुलर फाइव कैप, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड को, डी आर इंटू आर डी थीटा, डायरेक्शन क्या होगी जेड कैप। सिंपल, जस्ट आपको क्या देखना है, आपको कंपोनेंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे डी आर होता है, यहाँ पे आर डी फाइव होता है, यहाँ पे डी जेड होता है। तो मैं किन्हीं भी 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड तीसरे की डायरेक्शन लगा रहा हूँ, राइट। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम मैंने बताया था कुछ नहीं करना, सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, डी आर डी फाइव, डी जेड। तो जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, डी आर इंटू आर डी फाइव इंटू डी जेड, जस्ट सिंपल, ठीक है ना। सो डी वी इक्वल टू डी आर इंटू आर डी फाइव इंटू डी जेड, ठीक है। तो आपको हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से प्लेन्स में ले रहे हैं। जैसे कार्टेशियन में मैंने एक्स वाई जेड प्लेन में लिया था, यहाँ मैं आर फाइव जेड प्लेन में लूंगा। आर इज दिस रेडियस, फाइव वाला एंगल एंड जेड इज दिस, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको ये वाले एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, डी आर डी फाइव डी जेड, ठीक है। तो आर इन आर कैप, आर डी फाइव इन दिस, डी जेड इन हाइट। तो ये कॉम्पोनेंट्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये दोनों चीजें याद है ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। आप यहाँ से एरिया पे भी आ जाओगे और यहाँ से वॉल्यूम में तो आ ही जाओगे। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो तीनों कंपोनेंट्स को, डी आर डी फाइव डी जेड, सिंपल, इजी पीजी, डन। अब देखो लिमिट्स देखता हूँ मैं। लिमिट्स ऑफ डी आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ओरिजिन एंड इट मे वेरी फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, कुछ भी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए मैंने डी आर की लिमिट रखी है जीरो टू इनफाइनाइट। अब जेड की देखो, जेड की कहाँ से बात होगी, जेड हाइट फ्रॉम जीरो एंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट, कोई वैल्यू कर सकते, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो आर एंड जेड दोनों की लिमिट होंगी फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। अब देखो फाइव, फाइव एंगल है, फाइव स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अब यार ये मैक्सिमम जीरो से घूम रहा है, तो कितना घूमेगा, कितना घूमेगा, कितना घूमेगा, 2 पाई 360। तो बस फाइव की लिमिट्स हो गए जीरो टू 360, दैट्स इट। तो बस लिमिट्स याद रख लो आप, आर की जीरो टू इनफाइनाइट, जेड के जीरो टू इनफाइनाइट एंड फाइव की जीरो से लेके 2 पाई, जस्ट दैट्स इट। अब क्वेश्चन करते हैं इसको। आई होप सबको क्लियर होगा वाला कॉन्सेप्ट। अगर नहीं है तो एक बार रिपीट करके देख लो।
आ जाएगा कुछ नहीं, आपको बस ये कंपोनेंट्स याद रखने, डी आर आर डी वाई डी जेड, अब ओरली, ठीक है, आर डी आर आर डी वाई डी जेड, डी आर आर डी वाई डी जेड, और कार्टेशियन में क्या थे, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखो, कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बेस एरिया निकालना है, थर्ड पार्ट वॉल्यूम निकालना है, बहुत इजी है। देखो, अब हमको सी एस एफ सिलेंडर निकालना है, तो ऑब्वियसली अब सिलेंडर के बिना तो मैं सिलेंडर का सिस्टम ही प्रेफर करूंगा अपने लिए। अब देखो, इसकी रेडियस आर है, हाइट एच, इसका सी एस एम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया। आज हम ड्राइव करेंगे। सी एस ए का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, पहली चीज क्वेश्चन में पढ़ा करो कि आपको एरिया पूछ रहा है या वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम पूछा है, सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दिस केस डी आर आर डी फाइव टू डी जेड। अब एरिया पूछ रहा है, तो एरिया में क्या होता है कि तीन में से कोई से दो कंपोनेंट का मल्टीप्लाई होता है, एंड दो कंपोनेंट हम वाइजली सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, जैसे हमको सी एस ऑफ सिलेंडर निकालना, सी एस मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है। तो एक चीज देखा करो कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, जैसे कि तीन चीजें होती है ना मेरी, आर फाइव जेड। पहला काम एरिया में देखा करो कि कौन सी चीज कांस्टेंट है। अगर मैं सी एस ए निकाल रहा हूँ, सी एस ए मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो ये दिस वन पेन को देखो मेरे, दिस वन। तो इसमें देखो हर जगह रेडियस कांस्टेंट है, ओरिजिन से लेकर के हर पॉइंट की रेडियस सेम है आर, बट एंगल देखो वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 पाई, एंड हाइट वेरी करेगी 0 टू एच तक, राइट। तो बस यहाँ पे आर कांस्टेंट है, तो उसकी वॉल्यूम में कैसे निकालूं, सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ फाइव वाला कंपोनेंट इनटू जेड वाला कंपोनेंट। फाइव वाला कंपोनेंट क्या होता है, आर डी फाइव, इंटू जेड वाला क्या होता है, डी जेड, सिंपली इंटीग्रेटेड। डी फाइव की लिमिट्स क्या होती हैं, 0 से 2 पाई, एंड जेड की 0 टू एच। तो ये बन गया आर इंटू 2 पाई इंटू एच, तो आगे 2 पाई आर एच, सिंपल। जस्ट आपको देखना था, क्योंकि यहाँ मैंने फिगर ही बनाई है कॉइल वाली, देखो मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो घूमे जा रहा हूँ, मैं ऐसे घूमे जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ पूरा सी एस से कवर करने के लिए, बट मैं यहाँ पे सेम ही घूमूंगा, मेरी रेडियस हमेशा सेम है, ठीक है। सो बस रेडियस कांस्टेंट है, तो बाकी दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, आर डी फाइव इंटू डी जेड। हाँ, कोई डायरेक्शन पूछे तो बोल देना कि आर कैप में है, ठीक है। सेकंड आपसे पूछ रहा है बेस एरिया, बेस एरिया मीन्स दिस वन, जो मैं शेड कर रहा हूँ ना ये वाला, ये एरिया निकालना है आप। अब देखो, इस बेस एरिया में देखो क्या चीज कांस्टेंट है, दिमाग लगाओ, केवल ये फ्लैट साइड। तो आप एक चीज देखो कि इसमें आर हो रहा है, फाइव वेरी हो रहा है, बट इसका जेड कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट, इसकी हाइट हमेशा सेम ही होगी। आप पूरे इसमें कहीं भी घूम लो, इसकी हाइट सेम है, पक्का, ठीक है। तो इसमें जेड वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, सिंपली डी आर वाला कंपोनेंट, डी आर वाला कंपोनेंट एंड फाइव वाला कंपोनेंट। तो क्या हो गया, डी आर इंटू आर डी फाइव। जस्ट इंटीग्रेट, आर की लिमिट 0 से आर तक, फाइव की लिमिट्स 0 से 2 पाई तक, तो ये बन गया आर स्क्वायर बाई टू। तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई टू बन गया पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट। तो आपने ड्राइव कर लिया आज वो चीज़, कुछ नहीं करना था, पहले देखना था क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो उसमें हाइट कांस्टेंट है, तो मेरे डी आर इंटू आर डी फाइव इंटीग्रेशन आर की लिमिट 0 से आर तक एंड फाइव की 0 से 2 पाई, तो जस्ट दैट्स इट। एंड यस, आप एरिया इंडिकेट कर दो, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एरिया में हमेशा एक चीज़ देखा करो कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, जो चीज कोई एक चीज कांस्टेंट होगी, जैसे यहाँ पे हाइट कांस्टेंट थी, तो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले में रेडियस कांस्टेंट थी, तो उसमें क्या करा मैंने, उसमें मैंने बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अब थर्ड पार्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है यार, तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो डी आर इंटू आर डी फाइव इंटू डी जेड, आर की लिमिट 0 से आर तक, फाइव की 0 से 2 पाई तक, एंड जेड की 0 से एच तक। सो जस्ट दैट्स इट, वॉल्यूम आप निकालोगे तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दैट्स इट, इजी बिजी, ठीक है ना। So yes, that was our question from cylindrical system. अब आते हैं spherical system पे। अब देखो, उससे पहले एक बार आप याद रखो क्या क्या था इसमें। जैसे कार्टेशियन में था मेरा एक्स वाई जेड प्लेन था, कॉम्पोनेंट के डी एक्स डी वाई डी जेड। सिलिंड्रिकल सिस्टम में मेरे आर वाई जेड तीन एक्सिस थी, कॉम्पोनेंट कहते हैं डी आर आर डी फाइव डी जेड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एंड इसके कंपोनेंट्स होंगे आर थीटा फाइव, आर थीटा फाइव। सिलेंड्रिकल में क्या थे, सोचो क्या थे, वहां थे आर फाइव जेड, एंड यहाँ है आर थीटा फाइव,
यहाँ 2 एंगल हुए, राइट। अब देखो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके पास सॉल्यूशन है, थोड़ा वेट करो, मैं बताऊंगा। देखो आर थीटा फाइव तीन होंगे। अब आर, आर तो ऑब्वियसली वही चीज है, सेम है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। अब यहाँ पे थीटा के, थीटा है एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये है, यहाँ से जो मेरा एंगल बनेगा दैट इज थीटा, गेटिंग इट। ये थीटा हो गया। फाई क्या है? फाई है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। तो दो एंगल है, फाई एंड थीटा, थीटा इज फ्रॉम जेड एक्सिस एंड फाई इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब सेम चीज यहाँ पे लेंथ एलिमेंट क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इस ओरिजिन वाले पॉइंट से पहुंचना है मेरे को यहाँ तक, तो मैं क्या करूंगा? तो ऑब्वियसली मैं यहाँ चलूंगा, फिर यहाँ चलूंगा, फिर यहाँ चलूंगा, राइट। तो देखो ऑब्वियसली अगर मैं ओरिजिन पे हूँ तो पहले मेरे को डी आर चलना पड़ेगा आर कैप में, राइट। तो डी आर चला मैं आर कैप में, डी आर चल गया मैं आर कैप प्लस। अब देखता हूँ थीटा में कितना चलूँ, थीटा ये है। तो देखो अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं आर पे पहुंच गया, आर इधर तो कहीं भी मान आर मान लो यहाँ पहुंच गया मैं, तो मेरे को यहाँ से यहाँ भी तो मूव करना है, राइट। तो यहाँ वाला कंपोनेंट क्या होगा? आर इंटू थीटा, तो आर डी थीटा हो गई, आर डी थीटा इन थीटा कैप प्लस। अब देखो एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करो, आपने बचपन में वो चीज पढ़ी होगी 9th में, कंपोनेंट्स 11th में सॉरी। अगर ये मेरा ऐसे है, ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा एंड ये होता है आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आर है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा जो मैंने मार्क करा है, क्या होगा? दैट विल बी आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आर साइन थीटा, राइट। अब आर साइन थीटा यहाँ तक हुआ, मेरे को ये वाला एंगल भी तो कवर करना है, यानी कि मेरी ये वाली डिस्टेंस आर साइन थीटा हुई या ये वाली। अब मेरे को ये वाला एंगल भी घूमना है, तो आर साइन थीटा इंटू डी फाई, कौन सी डायरेक्शन में? फाई कैप में, ठीक है। आया समझ? देखो अगर समझ में नहीं आ रहा हो, जस्ट क्रैम इट। कैसे करना है? डी आर इन आर कैप प्लस आर डी थीटा इन थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई इन फाई, ठीक है। ये चीज याद कर लो कंपोनेंट्स प्लीज, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो याद करो, आगे इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। पहली बार विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, मेरे को भी दिक्कत होती थी पहली बार, बट हाँ धीरे धीरे यू विल बिकम एडिक्टेड टू इट। तो अभी आप केवल कंपोनेंट्स याद रखो, पहले तो आर थीटा फाई तीन होते हैं, डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। आर डी आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई, दैट्स इट। आप एरिया एलिमेंट निकालना, तो किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहले मैं कर रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, डायरेक्शन आर कैप दोनों का परपेंडिकुलर, प्लस अगर मान लो मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा डी आर आर इंटू साइन थीटा इंटू डी फाई, ये हो जाएगा मेरा कौन से कैप में? थीटा कैप में, दोनों का परपेंडिकुलर। थर्ड थिंग, अब मैं कर देता हूँ किसको मल्टीप्लाई? अब इन दोनों को कर देता हूँ, तो हो जाएगा मेरा आर डी थीटा, कौन सी डायरेक्शन में? फाई कैप में, दैट्स इट। दो को मल्टीप्लाई करना है, तीसरी की डायरेक्शन लगानी है, ठीक है। तो यस, अब आते हैं। अच्छा उससे पहले यार एक बार वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम में भाई कुछ नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है कंपोनेंट्स को। तो पहला कंपोनेंट डी आर था, अगला आर डी थीटा था, और अगला हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। तो डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा मेरा वॉल्यूम एलिमेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो कार्टी स्फेरिकल सिस्टम में यही था। अब एक बारी इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड अ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अब मान लो मेरे को स्फीयर है रेडियस आर का, तो अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि ये स्फीयर है मान लो पूरा सर्कल, तो मेरे को उसकी बाउंड्रीज कवर करनी है पूरी, ठीक है। तो यहाँ खुद सोचो इसका रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस वाले कंपोनेंट में मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि देखो उसका चीज कांस्टेंट है, बाहर में अगर मैं जा रहा हूँ ना तो उसकी रेडियस हमेशा वेरी नहीं करेगी, हमेशा रेडियस कांस्टेंट रहेगी। मेरे को हमेशा ये चीज देखनी है, ये चीज बाउंड्रीज वाली बस, ठीक है। तो उसका डी आर वाला कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, राइट।
तो आप जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दो। एंड हाँ, इसमें एक चीज आपको याद रखो कि एक होता है थीटा, एक होता है फाई, ठीक है। तो फाई की लिमिट्स होती हैं 0 से लेकर के 2 पाई, एंड थीटा की लिमिट होती है फ्रॉम 0 से पाई। ये देखो फाई तो वही है सेम 0 से 2 पाई, थीटा 0 से पाई क्यों आता है? बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अगर समझ में नहीं आ रहा हो, विजुअलाइज नहीं हो रहा हो, तो जस्ट क्रैम इट। फाई की लिमिट्स इज फ्रॉम 0 से 2 पाई, थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई, दैट्स इट, ठीक है। तो जस्ट मेरे पे ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, थीटा की लिमिट फ्रॉम 0 से पाई एंड फाई की फ्रॉम 0 से 2 पाई, जस्ट इंटीग्रेटेड, एंड मेरा एरिया आ जाएगा 4 पाई r², ठीक है। दैट इज कर्व ऑफ स्केल। इसमें रेडियस कांस्टेंट थी, ये चीज याद रखना। तो ऐसे ऐसे वेरी कर रहा हूँ तो रेडियस हर जगह सेम रह रही है, वो सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम में कुछ नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। तो बस जस्ट इंटीग्रेट कर दिया, आर की लिमिट फ्रॉम 0 टू आर, फाई की फ्रॉम 0 से 2 पाई एंड थीटा की फ्रॉम 0 से पाई, जस्ट इंटीग्रेट एंड यू विल गेट आंसर एज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। यही चीज बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब हमने तीनों सिस्टम कवर कर लिए हैं। अब हम तीनों की समरी देखते हैं। मैंने कहा था ना आपको तीनों की समरी दूंगा। अब देखो तीनों की समरी देखते हैं। पहला सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और आल्सो वी आल्सो कॉल इट एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें एलिमेंट्स क्या है? लेंथ वाले, ठीक है। तो dx dy dz। तो वॉल्यूम क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जस्ट दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, dr r dy dz, वॉल्यूम तीनों का मल्टीप्लिकेशन। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, dr r d थीटा r sin थीटा dy, वॉल्यूम्स व्हाट? तीनों का मल्टीप्लाई। और तीनों की एक्सिस क्या थी? इसकी थी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सिलेंड्रिकल की क्या थी? सिलेंड्रिकल की थी मेरे पास आर फाई जेड, एंड स्फेरिकल की क्या थी? आर थीटा फाई, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन में एक्स वाई जेड, सिलेंड्रिकल में आर फाई जेड, स्फेरिकल में आर थीटा फाई। कार्टेशियन में कंपोनेंट्स क्या थे? डी एक्स डी वाई डी जेड। सिलेंड्रिकल में क्या थे? डी आर आर डी वाई डी जेड। स्फेरिकल में क्या थे? डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी वाई। जस्ट ऑन टिप्स रखनी है इन चीजों को। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे फॉर श्योर। और हाँ, ये याद होना चाहिए कौन सी प्लेन्स, एक्स वाई जेड, आर फाई जेड और आर थीटा फाई, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे आप, लिटरली कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं पे मेरा कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म होता है। एंड अब इसके बेस हम आगे की चीजें कर रहे होंगे, बट हाँ ये बेस था। अगर समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज इस चीज को रिवाइंड करके देखो, बट हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, कुछ नहीं करना था, सिंपल ये टेबल याद रखो, दैट्स इट। एंड एक फिगर ना विजुलाइज कर लेना तीनों की, तो बस आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डेल ऑपरेटर। अभी तक हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिए हैं। अब देखो, अब आते हैं डेल ऑपरेटर। ये बहुत काम का ऑपरेटर है। तो देखो, अच्छा, डेल ऑपरेटर इन कार्टेशियन सिस्टम, हम बेसिकली कार्टेशियन में ही डील करते हैं डेल ऑपरेटर को, तो बस बताना था। तो डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है डेल बाय डेल एक्स इन आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई इन जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इन के कैप, ठीक है। That's just a formula of del operator. Del by del x of I cap plus del by del y of j cap plus del by del z of k cap. That is del vector. Formula नोट डाउन कर लो कॉपी में अभी। और del by del x क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि तब बाकी दोनों चीजें या जो भी वेरिएबल होंगे सब कांस्टेंट होगा, केवल यही वाला वेरी करेगा, ठीक है। यस। अब आते हैं, तीन चीजें आती है मेरे पास, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तीनों बेस होती है डेल ऑपरेटर के ऊपर, तो आपको डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो, फर्स्ट थिंग इज ग्रेडियंट। अब आपको ना, जैसे ग्रेडियंट है तो ये होता है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेडियंट इक्वल टू डेल वेक्टर अप्लाइड ऑन एफ, ठीक है। यानी कि डेल वेक्टर, मान लो डेल वेक्टर मेरा यही है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप, that applied on a function, right? For example,
मेरे पास एफ है, मान लो एक्स वाई जेड, ये मेरे पास फंक्शन है। अब मेरे से कोई बोले कि बेटा इसका जरा डाइवर्जेंस, सॉरी ग्रेडियंट निकाल, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन j cap प्लस डेल बाय डेल z ऑफ दिस फंक्शन k cap। तो इसका डेल बाय डेल x क्या होगा, सिंपली yz, तो yz इन i cap प्लस इसका डेल बाय डेल y क्या होगा, ये हो जाएगा xz j cap प्लस अब इसका डेल बाय डेल z क्या होगा, xy इन k cap। सॉरी बहुत गंदी राइटिंग आ रही है बट समझ जाओगे मुझे लगता है आप लोग। तो ये हो गया मेरे पास ग्रेडियंट yz i cap प्लस xz j cap प्लस xy k cap, ठीक है। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ग्रेडियंट शोज द मैक्सिमम चेंज फॉर यूनिट डिस्टेंस, यानी कि स्लोप दिखाता है, ठीक है, दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। बाकी फॉर्मूला याद रखना है, सिंपली ग्रेडियंट वेक्टर, ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ग्रेडियंट वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर अप्लाइड ऑन एफ वेक्टर, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड नथिंग एल्स, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वन सेकंड, यस जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इज डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, ठीक है, डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। देखो पहले वाले में मेरा एफ स्केलर था, यानी कि मैं ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर पे लगाता हूँ, जबकि डाइवर्जेंस एक वेक्टर पे लगाता हूँ, ठीक है। सो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डाइवर्जेंस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इज डेल वेक्टर, सेकंड वेक्टर इज एफ वेक्टर, ठीक है। तो डाइवर्जेंस को हम लोग का डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एफ गिवन है मेरे को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो अब मेरे को उसका निकालना है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा उसका, सिंपली डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ से एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या है मेरा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हमेशा लाइकवाइज का होता है, यानी कि आई का आई से होगा, जे का जे से, के का के से, बाकी सब जीरो होंगे, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, वन, प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वन वाई कितना होता है, वन, प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड कितना होता है, वन। तो उसका आंसर है थ्री, ठीक है। तो डाइवर्जेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, आंसर थ्री आएगा, थ्री है स्केलर क्वांटिटी। measures how much field lines, यानी कि quantity number होता है number, so that shows how much field lines flow outward through a point। तो बस just इसका significance है divergence equal to del vector dot f vector and gradient was del vector on f, f was scalar and here f was vector। now comes towards the last thing, that is curl। अब कर्ल क्या होता है, कर्ल इज डेल वेक्टर क्रॉस एफ, ठीक है, यानी कि डेल वेक्टर तो है ही मेरे पास और साथ में से क्रॉस करूंगा एफ के वेक्टर के साथ, और ये क्वांटिटी हमेशा याद रखना, ये होती है वेक्टर। डाइवर्जेंस स्केलर थी, ग्रेडियंट वेक्टर थी, एंड मेरा कर्ल इज वेक्टर। तो वेक्टर स्केलर वेक्टर ऐसे ऑर्डर होगा, ठीक है। कर्ल इज डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस इज कर्ल मेजर्स द रोटेशन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट, कितना रोटेशन एक फील्ड में, ठीक है। सो अगर किसी, मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी फील्ड का कर्ल जीरो है, दैट मींस दैट वो फील्ड रोटेट नहीं कर, सो इसका जो सिग्निफिकेंस है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ग्रेडियंट इज डेल वेक्टर ऑन एफ, डाइवर्जेंस इज डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर एंड कर्ल इज डेल वेक्टर क्रॉस एफ, राइट। अब ये तो था हमारे पास ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, और हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज गॉस डाइवर्जेंस, द सेकंड वन इज स्टोक्स कर्ल। अब देखो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चन में मेरे पास, कुछ क्वेश्चन में मेरे पास वॉल्यूम एलिमेंट होता है, कुछ में मेरे पास सरफेस एरिया एलिमेंट होता है, कुछ में लेंथ एलिमेंट होता है।
ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब मान लो मेरे को अगर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना हो, या यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना हो, या फिर 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 यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना हो। सो इस कन्वर्जन को करने के लिए वी हैव टू थ्योरम्स। द फर्स्ट वन इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, द सेकंड वन इज स्टोक्स-कॉल थ्योरम। ठीक है, इन थ्योरम के बिना हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैं बता दूं उनका नाम क्यों रखा गया। देखो, पहला आता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो ये क्या करती है थ्योरम, ये थ्योरम करती है मेरे वॉल्यूम एलिमेंट को मेरे वॉल्यूम एलिमेंट को कन्वर्ट करती है एरिया एलिमेंट। ठीक है, सो दैट वर्क इज डन बाय whom? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मैंने जीडी लिखा है इसको बस। ठीक है, तो वॉल्यूम से एरिया और एरिया टू वॉल्यूम कन्वर्जन इज डन बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो आप। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास कि मान लो मेरे पास ये कुछ वॉल्यूम एलिमेंट है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू एरिया एलिमेंट। तो वॉल्यूम में अगर डेल डॉट वी है, डेल डॉट वी क्या होता है? डाइवर्जेंस। तो जो जिसके साथ डाइवर्जेंस हो रहा है, जैसे यहाँ पे वी के साथ डाइवर्जेंस हो रहा है, तो सिंपली इंटीग्रेशन वी डॉट डीएस, राइट। तो अगर आपको कुछ भी वॉल्यूम एलिमेंट गिवन हो और उसमें डाइवर्जेंस होगा ऑब्वियसली, तो जो मैं कन्वर्ट करूंगा डेल ऑपरेटर के साइड में जो चीज होगी उसका निकालूंगा मैं एरिया के साथ इंटीग्रेशन, राइट। तो इंटीग्रेशन डेल डॉट वी डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डीएस, राइट। So this theorem is used to convert volume element into area element and area element into volume element, right? तो ये फॉर्मूला याद रख लो, इंटीग्रेशन डेल डॉट वी डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डीएस. So this theorem is used when we have to convert volume element into area element and vice versa. अब नेक्स्ट थ्योरम आती है स्टोक्स-कॉल थ्योरम। ये क्या करती है? ये कन्वर्ट करती है एरिया को इनटू लेंथ और वाइस वर्सा लेंथ इनटू एरिया। तो कैसे करती है देखो, जस्ट इसमें हम कर्ल निकालते हैं। जैसे हमारा डाइवर्जेंस था, यहाँ पे आता है कर्ल। एक सेकेंड, हाँ, तो अब चीज ये वाली देखो, यहाँ पे कर्ल, यहाँ पे है इंटीग्रेशन डेल क्रॉस वी एंड साथ में क्या है? डीएस यानी कि एरिया एलिमेंट, एंड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लेंथ एलिमेंट डीएल। ठीक है, सो इंटीग्रेशन डेल क्रॉस वी डॉट डीएस इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डी, राइट। जस्ट फॉर्मूला याद रख लो कि अगर आपके पास कुछ एरिया एलिमेंट हो तो जो भी है उसमें कुछ कर्ल हो रहा होगा, तो जिसके ऊपर कर्ल हो रहा होगा उसको आरएचएस में लिखो एंड इंटीग्रेशन डीएल, या फिर वाइस वर्सा अगर आपके पास इंटीग्रेशन वी डॉट डीएल हो तो उसको कर्ल कर लो यानी कि डेल क्रॉस वी डॉट डीएस। ठीक है, so this theorem is used when we have to convert area into length element और vice versa, right? अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे को मान लो कन्वर्ट करना वॉल्यूम को लेंथ में, है ना, मेरे को ये कन्वर्जन करना है, बट पहले मैं कन्वर्ट करूंगा वॉल्यूम को एरिया में विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस। यहाँ से मेरा एरिया एलिमेंट आ जाएगा। अब इस एरिया एलिमेंट को कन्वर्ट करूंगा मैं इनटू लेंथ एलिमेंट यूजिंग स्टोक्स-कॉल थ्योरम, हेंस तब मेरा वॉल्यूम से लेंथ एलिमेंट आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, तो जस्ट थ्योरम से याद रख लो, गॉस डाइवर्जेंस, इसका नाम गॉस डाइवर्जेंस क्यों रखा गया है? पहली चीज इसमें डाइवर्जेंस हो रहा है एंड दूसरी चीज को गॉस ने डिस्कवर करा था। इसका नाम स्टोक्स करके रखा गया है क्योंकि एक तो उसमें कर्ल हो रहा है एंड सेकेंडली इसको स्टोक्स ने आइडेंटिफाई करा था। सो यस दैट्स इट। दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गॉस डाइवर्जेंस वॉल्यूम टू एरिया और एरिया टू वॉल्यूम, इंटीग्रेशन डेल डॉट वी डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डीएस। सेकंड थिंग स्टोक्स कर्ल कन्वर्ट्स एरिया इनटू लेंथ और लेंथ इनटू एरिया। फॉर्मूला इंटीग्रेशन डेल क्रॉस वी डॉट डीएस इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डी, राइट, परफेक्ट, दैट्स इट। सो ये दो थ्योरम्स काम आती है एंड मेन काम इसका मैं बताता हूँ कहाँ होता है। अगले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना मैग्नेटोस्टैटिक्स, वहां इसका भर भर के यूज होगा। ठीक है, प्रूविंग में वैसे तो यस, दो थ्योरम याद रखनी थी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेन चैप्टर अभी तक तो जो चीज हम पढ़ लेते हैं यूज करनी है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कॉइल और दोनों गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स का थ्योरम, ये चीज हमको यूज करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सिंपली स्टडी ऑफ अ स्टैटिक चार्ज। ये वो चार्ज है मान लो क्यू का, इसकी स्टडी
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वॉट एवर निकालना, दैट द स्टडी ऑफ दिस स्टैटिक चार्ज इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब देखो, लाइक चार्जेस रिपेल लाइक चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर एक प्लस क्यू है और उसके साथ अगर मैं एक प्लस क्यू और रख देता हूँ तो वो चीजें रिपेल करेंगी. लेकिन अगर मैं प्लस क्यू के साथ एक माइनस क्यू रख दूंगा तो वो चीज अट्रैक्ट करेगी. ठीक है. अब देखो, इनके बीच का अट्रैक्शन और रिपल्शन का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला है चाहे फॉर रिपल्शन चाहे फॉर अट्रैक्शन. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इक्वल टू के Q1 Q2 by r square and k is 1 by 4 pi epsilon naught which is equal to 9 into 10 to the power 9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है. एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, याद रखने जाओ, याद रखो और डायरेक्ट कर लेना इसको. ठीक है. सो बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल टू के Q1 Q2 by r square where k is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एंड the next thing, like charge repel and opposite charge attract each other, right? So that was the Coulomb's law. अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देखो, कोई भी चार्ज मान लो, ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस कर रहा हो. अब मान लो मैंने एक इमेजिनरी सरफेस मान लिया ds एरिया का, तो इसके अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ds वेक्टर. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डॉट प्रोडक्ट विद एरिया एलिमेंट, that will give me electric flux. So phi equal to E dot ds, अगर area constant है तो E dot A. Significance, electric flux tells us the number of field lines passing through a surface. ठीक है. So just मेरे को number of lines बताते हैं. ठीक है. So electric flux का फॉर्मूला हो गया phi equal to E dot ds. अब आगे बढ़ते हैं. गॉस लॉ, इसका स्टेटमेंट कहता है कि the total of electric flux out of a closed surface is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. तो जो मेरा नेट फ्लक्स है, फ्लक्स कितना, E dot ds, that is equal to total charge enclosed Q by epsilon naught. So integration of E dot ds, that is flux, and that is equal to Q by epsilon naught. That's it. ठीक है. So just आपको ये चीज याद रखनी थी. अच्छा, so that is flux and that is equal to Q by epsilon naught. So अच्छा, अब ये तो थी मेरी इंटीग्रल फॉर्म. देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन फॉर्म कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन मेंटेन कर रहा हूँ, बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाए, यानी कि डेल ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर इज डिफरेंशियल ऑपरेटर बिकॉज उसमें डेल बाय डेल होता है ना, दैट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर. तो मैं कन्वर्ट करता हूँ उसको, यानी कि अब मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में. कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. कैसे? देखो, जो मेरा चार्ज होता है, या फिर चलो एक काम करो, आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी, क्या होती है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा. क्यू क्या होगा मेरा? क्यू होगा मेरा रो इनटू डीवी. तो अब मैं काम करता हूँ, जब मेरा चार्ज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बिना है, तो मैं इस फ्लक्स को भी वॉल्यूम के टर्म्स में ले आता हूँ. कैसे लाऊंगा? गॉस डाइवर्जेंस, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट एरिया इनटू वॉल्यूम एलिमेंट. कैसे? इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू व्हाट, डेल डॉट ए डीवी. सो सिंपली जो मेरा गॉस डाइवर्जेंस था मैंने वो लगाया, डेल डॉट ई डीवी, दैट इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. तो मेरे को ये गिवन था, मैं यहाँ से यहाँ चला गया. सिंपली इंटीग्रेशन डेल डॉट ई डीवी इक्वल टू रो एंड रो डीवी बाय एप्सिलॉन नॉट. तो देखो यहाँ से डीवी डीवी कंपेयर कर लूंगा मैं, तो यहाँ से डेल डॉट ई आ गया मेरे पास रो बाय एप्सिलॉन नॉट. सो हेंस दैट बिकम्स माय डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो यस, गॉस लॉ इन integral form is integration E dot ds equal to q by epsilon naught, and in terms of differential it gets out del dot E equal to rho by epsilon naught. So ये दोनों फॉर्मूले याद रखने ही रखने हैं आपको. नेट फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एप्सिलॉन नॉट, उसकी
इंटीग्रल फॉर्म इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एंड डिफरेंशियल फॉर्म हो गया मेरे पास डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट्स इट. इजी राइट. ये मैंने सिंपली बाई चार्ज से फॉर्मूला लिखा है. हमें ये काम करना था वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म्स में बट इट्स हो गया हमारा. तो अब देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है? जब हम फील्ड निकालेंगे, जब भी हमको फील्ड निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां हम गॉस लॉ का ही यूज कर रहे होते हैं. तो अब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कार्टेशियन, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. तो अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी डेल डॉट इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. तो देखो पहला एप्लीकेशन करते हैं हम स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर हम करेंगे सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हम कर रहे हैं स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो, अब इसमें दो केस बनते हैं स्फेरिकल के अंदर, आइदर द स्फीयर इज कंडक्टिंग और द स्फीयर इज नॉन कंडक्टिंग. कंडक्टिंग स्फीयर मतलब क्या होता है? कोई भी स्फीयर है मान लो, तो जो भी उसके अंदर का चार्ज है, बाहर का चार्ज है, सब बाहर आ जाएगा ऑन द सरफेस. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिंग. देखो फिगर में दिखा भी रखा है मैंने, ये स्फीयर है ना मेरा, सारा चार्ज देखो उसकी बॉडी पर आके बाहर, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, केवल केवल और केवल इसका चार्ज सारा बॉडी है बाहर पर. दैट इज कंडक्टिंग स्फीयर. एंड नॉन कंडक्टिंग क्या होता है? चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली मान लेते हैं. ठीक है, अब देखो पहला केस करते हैं स्फेरिकल का कंडक्टिंग स्फीयर. तो ये देखो ये एक केस स्फीयर है एंड वी अज्यूम्ड ये कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, तो देखो कंडक्टिंग स्फीयर है तो तीन केस बनेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अंदर निकालूं, एक ऑन द रेडियस निकालूं, थर्ड केस आउटसाइड द रेडियस निकालूं. फर्स्ट केस देखते हैं आउटसाइड द इनसाइड द रेडियस व्हेन आर आर स्मॉलर होता है जिस जहां तक कि हमें निकालनी होती है एंड दैट इज लेस देन द एक्चुअल रेडियस. तो एक बात बताओ, आर लेस देन मतलब क्या है? अंदर वाला रीजन, स्फीयर के अंदर का रीजन. बट यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है ये. तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू मेरा जीरो है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग स्फीयर बिकम्स जीरो. क्लियर है? बहुत सिंपल है. अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. सेकंड केस व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि अब जो मेरी रेडियस है वो ग्रेटर देन हो गई एक्चुअल रेडियस ऑफ स्फीयर. तो देखो मान लेते हैं कि मेरा आर यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, ये मेरा आर है, ये स्मॉलर हो गया, तो यहाँ तक की मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा मैं? ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज. अब देखो चार्ज तो उसमें पूरा ही हो गया ना, क्योंकि पूरा स्फीयर तो कवर हो ही रहा है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन हो रहा है, तो चार्ज तो पूरा क्यू ही रहेगा. तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट. सिंपली बस मेरे को डी एस निकालना है, यानी कि एरिया. एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr². डिराइव कर लेना आप कैसे? कर्व सरफेस एरिया, रेडियस कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन व्हाट आर डी थीटा इनटू आर sin थीटा डी फाइन. तो ये करा है मैंने, इंटीग्रेट करूंगा थीटा के लिए फ्रॉम 0 से पाई एंड फ्रॉम फाई की फ्रॉम 0 से 2 पाई, इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा एरिया 4πr². तो E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू, यानी कि चार्ज ऑफ साढ़े नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास क्या? क्यू बाय 4πε0 इंटू r², और आई कैन राइट इट एज के क्यू बाय r². ठीक है, सो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दैट गेट्स के क्यू बाय r². ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर. अब मान लो मेरे को ऑन द स्फीयर यानी एट द एग्जैक्ट रेडियस में निकालना है, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर. तो बस कुछ नहीं करूंगा, इस फॉर्मूले में बस मैं आर की जगह पुट कर दूंगा तो के क्यू बाय r². सिंपल, क्योंकि आर लेस देन आर का वो आर ग्रेटर देन आर के लिए था, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आर इक्वल टू आर के लिए बना दिया इस केस को. ठीक है, सो दैट्स इट, कुछ नहीं होने वाला. इनसाइड द स्फीयर जीरो, on the surface kq by r² and at outside the sphere is kq by small r². ठीक है, so that is the case of conducting sphere. अब आते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है कि चार्ज हर जगह होंगे. ठीक है, अंदर भी, एट दी सरफेस भी, हर जगह होंगे. तो अब इसमें तीन केस बनेंगे भाई, कि या तो मैं स्फीयर के अंदर निकालूं, स्फीयर पे निकालूं, या स्फीयर के बाहर निकालूं. ठीक है, तो पहला केस देखते हैं. व्हेन आर इज लेस देन आर, दैट मींस दैट कि जहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो रीजन इनसाइड है. तो अब देखो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, और डी एस फिर से वही 4πr². और इस बार जो आर है ना वो स्मॉलर होगा. क्यों? क्योंकि हम अंदर निकाले हैं, तो जो मेरा इमेजिनरी स्फीयर होगा या बॉडी होगी
उसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, तो ई इंटू 4 पाई r² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ सब कुछ डॉट होकर हम क्यू क्या रखें, बिकॉज हम स्फीयर के एक छोटे से पार्ट में निकाले ना कि पूरे स्फीयर में, तो चार्ज ऑब्वियसली स्मॉल क्यू तो होगा नहीं, कुछ स्मॉल क्यू से कम ही होगा तो कैसे निकालूंगा? तो देखो फॉर एनी स्फीयर फॉर एनी थिंग रो मेरा हमेशा कांस्टेंट, रो हमेशा कांस्टेंट होता है। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो Q बाई वी यानी कि रो हमेशा सेम होगा, तो Q1 बाई V1 इक्वल टू Q2 बाई V2। Q1 क्या है? Q1 मतलब पूरे स्फीयर का जो रो होगा, यानी कि Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल टू दैट छोटा चार्ज मैंने मान लिया Q डैश अपॉन उतने रीजन की वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो जो मेरा Q डैश यानी कि उस रीजन का चार्ज आ गया, दैट गेट्स आउट Q इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का पूरे का होल क्यूब। देखो यहाँ लिख देता है मैंने, क्यों? क्योंकि रो हमेशा कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो मेरा नया चार्ज आ गया दैट गेट्स आउट क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो बस कुछ नहीं, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, ई इंटू 4 पाई r² इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, राइट। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ आवर स्फीयर, यानी कि जहां तक हम निकाला उसके स्फीयर के लिए कैपिटल आर। ठीक। अब सेकंड केस देखते हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि मेरे को आउटसाइड स्फीयर निकालनी है। तो क्या है, चाहे आउटसाइड स्फीयर निकालनी है तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा चार्ज क्यू तो कंटेंट है ही। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम एज द प्रीवियस वन जो मैंने कंडक्टिंग निकाली थी, सेम यही। अब थर्ड केस पे आते हैं, व्हेन आर इक्वल टू आर, यानी कि एट दी रेडियस निकालना है मेरे को। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसको कुछ नहीं करना, स्मॉल आर कैपिटल आर रखना है, दैट्स इट। ठीक है ना? सो बस अब देखते हैं ग्राफ। अब पहले देखते हैं कंडक्टिंग का ग्राफ। कंडक्टिंग में क्या था कि चार्ज अंदर थे नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो थी। एट दी स्फीयर क्या थी? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आउटसाइड द स्फीयर थी के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो इनसाइड द स्फीयर जीरो, एट दी रेडियस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आगे के क्यू बाई आर स्क्वायर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये ऐसे हो जाएगा, हाइपरबोला ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब सॉरी पैराबोला था ये। अब आते हैं ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में एट दी रेडियस सेम रहेगा, आउटसाइड दी रेडियस सेम रहेगा, बस इनसाइड दी रेडियस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों आई? सोचो, मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x वाली फॉर्म हो गई, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो बस इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, गेटिंग इट? इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है बस। सो केवल यही फर्क था कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड जीरो और बाकी के क्यू बाई आर स्क्वायर। नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब और बाकी सब जगह सेम। ठीक है, दैट्स इट, दैट वाज अवर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो देखो सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक सिलेंडर है मेरे पास, सिलेंडर मैंने देखो बना रखा है यहाँ पे, दैट्स माय सिलेंडर। वन सेक, हाँ, सो दैट्स माय सिलेंडर। अब देखो पहला केस कंडक्टिंग सिलेंडर। कंडक्टिंग सिलेंडर का मतलब क्या है कि इनसाइड दैट सिलेंडर चार्जेस आर जीरो, राइट। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू जीरो हो जाएगा इनसाइड डी सिलेंडर। अब सेकंड केस व्हेन आर ग्रेटर देन आर। आर ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है कि मैं आउटसाइड दी सिलेंडर निकालू। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो मेरा पास पूरा चार्ज हो गया क्यू। अब मैं एरिया निकाल दूं, मेरे को देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसकी आर हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो उसका एरिया हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन आर डी फाई डी जेड। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा फाई की फ्रॉम 0 से 2 पाई एंड जेड की 0 टू एच। तो मेरे पास सी एस ए आ गया 2 पाई आर एच, तो ई इंटू 2 पाई आर एच इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई आ गया मेरे पास क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच इंटू आर, राइट। तो ये मेरा सिंपली आंसर आ गया। कैसे करा? बहुत सिंपल था, कुछ नहीं, एरिया निकाला, एरिया कितना है 2 पाई आर एच और चार्ज कितना है क्यू, तो ई इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच इंटू आर, दैट्स इट। अब थर्ड के साथ है आर इक्वल टू आर।
अब मैं आर इक्वल टू आपने लगाना कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देता हूँ, बस कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एच इनटू कैपिटल, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल था। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब सेकंड केस आर ग्रेटर देन आर, तो ई इंटू टू पाई आर एच इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बस वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। थर्ड केस आर इक्वल टू आर, तो बस कुछ नहीं, सेकंड वाले पार्ट में आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, दैट्स इट। अब थर्ड केस पे आते हैं, दैट इज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें चार्ज अंदर भी होगा, हर जगह यूनिफॉर्मली होगा। तो अब निकालते हैं आर लेस देन आर पे, यानी कि इनसाइड। अब देखो यहाँ पे मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, क्या वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि मेरा जो रो होगा दैट विल बी कांस्टेंट, या फिर अगर मैं रो की बात ना करूं, यहाँ पे मैं सिग्मा की बात करता हूँ। ठीक है, सिग्मा की बात करता हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यार हमेशा ना सिलेंडर में हमेशा हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं, एंड इन स्फीयर वी सी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर सिग्मा सेम होगा। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई, तो यानी कि क्यू अपॉन पूरे का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू जो मेरा सिलेंडर है उसका चार्ज क्यू डैश अपॉन उतने का एरिया, यानी कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्यू डैश आ गया, क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। समझ में? क्यों? क्योंकि सिग्मा सेम रहेगा, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू। सिग्मा वन क्या है, पूरे सिलेंडर का सिग्मा, सिग्मा टू इज व्हाट, उस पार्ट का सिग्मा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच इंटू आर स्क्वायर। अगेन एक चीज देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर अगेन। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं, आर ग्रेटर देन आर, ये सेम हो गया एज कंडक्टिंग सिलेंडर। कैसे कि पूरा चार्ज तो है ही, तो ई इंटू टू बाई आर एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू एच। अब थर्ड पार्ट, व्हेन आर इक्वल टू आर, यानी कि एट दी रेडियस निकाल रहा हूँ, तो वो हो गया ई इक्वल टू क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर इनटू एच। सिंपल, बहुत सिंपल। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में कुछ नहीं है। फॉर कंडक्टिंग सिलेंडर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट द रेडियस इज q by 2 pi epsilon naught into capital R into h, and outside becomes q by 2 pi epsilon naught into small r into h। ये हो गया मेरे को हाइपरबोला, तो बस ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। नॉन कंडक्टिंग में केवल एक चीज वेरी करेगी, व्हेन r यानी कि रेडियस इज लेस देन माय एक्चुअल रेडियस ऑफ स्फीयर, सो इन दैट केस मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो बस स्ट्रेट लाइन आ गई, बाकी दोनों चीजें सेम है, राइट। तो ये था मेरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं, कंडक्टिंग हो मतलब अंदर जीरो है ना, नॉन कंडक्टिंग हो अंदर भी होगा। अब अगर सिलेंडर है तो सिग्मा सेम कर दो, अगर स्फीयर है तो आप रो सेम कर दो, दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी। अब मेरे पास क्या है, आई हैव दिस चार्ज डेंसिटी मेरे पे, ये वाली। ठीक है, अब ये मेरे पे चार्ज है, मान लो प्लस प्लस क्यू है मेरे पास। अब मेरे को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, मान लो इस पॉइंट पे जो मैंने मार्क करा, एक सेकंड किसी और से मार्क करता हूँ मैं इसको। हाँ, मान लो मेरे को इस पॉइंट पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ड्यू टू दिस दिस लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी, मान लो इनफाइनाइट लेंथ इसकी मान लेते हैं, तो देखो क्या होगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब जब इतना बड़ा इनफाइनाइट है तो मैं क्यू तो नहीं लिखूंगा, एंड मेरे को लैम्डा गिवन है। लैम्डा इज व्हाट, लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा मेरे पे गिवन है। लैम्डा क्या होता है मेरे पास, लैम्डा होता है मेरे पास क्यू बाय एल। तो क्यू बाय एल गिवन है, तो अब मैं चार्ज निकाल सकता हूँ क्यू लैम्डा इनटू एल। सो ई डॉट डी एस इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। डी एस क्या होगा, मान लो मैंने एक ये अपना हाइपोथेटिकल स्फीयर सिलेंड्रिकल मान लिया, सिलेंडर ये हाइपोथेटिकल सिलेंडर, तो इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो ये हो गया ई इंटू टू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट या फिर लेंथ मैंने मान ली एल, इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, ये आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और आई कैन राइट इट एज 2k लैम्डा बाय आर। ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2k लैम्डा बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी इज 2k लैम्डा बाय आर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रूफ सिंपल था, कुछ निकलना था, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लैम्डा इनटू एल, डीएस की जगह 2 पाई आर इनटू एल, इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया, दैट्स इट। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इन दिस केस मेरे को चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन, ठीक है। तो क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधे फॉर्मूला क्या है तेरे को,
ये मान लो मेरी शीट है, इसकी वजह से मेरे को चार्ज इसकी वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट। तो ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दैट बिकम्स माय इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, गॉस लॉ से याद है बट याद रख लो, सिंपली ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब देखो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट यहीं तक थे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं इस चीज को, ठीक है, सही है। Electric potential at a distance r from the point charge is the work done in bringing unit charge from infinite to that point. अब देखो, ये मान लो मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज ब्रिंग कर रहा हूँ, एक मान लो मेरे पे एक चार्ज है Q डैश, ठीक है, एंड ये अभी इसकी r डिस्टेंस पर है, ठीक है, डिस्टेंस r है। तो ये मेरा पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को मैं इस क्यू डैश को ला रहा हूँ फ्रॉम इनफाइनाइट, मान लो क्यू डैश मेरे पास इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ था, अब मैं इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक इसको खींच के ला रहा हूँ, ठीक है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट आर डिस्टेंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, ठीक है। तो जो मेरे पास डेफिनेशन होती है इसकी, दैट कम्स आउट टू बी कि अगर एक कोई चार्ज है, मैं इनफाइनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस पर आ रहा हूँ, वर्क डन इन डूइंग दैट अपॉन चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड, दैट इज माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन में मत जाओ, फॉर्मूला होता है सिंपली सा के क्यू बाई आर, ठीक है। सिंपल याद रखो कि पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर, पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर, पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर, पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो मान लो मेरे को बी और ए दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, उस दोनों को माइनस करना था। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई, सिंपल। और आई कैन राइट इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड एज माइनस टाइम्स डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल, है ना। अदरवाइज पोटेंशियल इज माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, बहुत टर्म्स है कहने की मेरे पास, ठीक है। तो v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी बाई डी आर, है ना, और v इक्वल टू के क्यू बाई, तीनों फॉर्मूले पोटेंशियल गई है, ठीक है। मेन रिलेशन ये होता है वैसे तो यहाँ पे e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, डी वी बाई डी आर बोल लो या फिर डेल आउटपुट का बोलो, एक ही बात है। सेकेंड थिंग v, v को मैं कैसे करूंगा, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, राइट, और आई कैन राइट एज v इक्वल टू के क्यू बाई आर, सिंपल, ठीक है। बस हाँ ये माइनस ही मत भूलना प्लीज, ठीक है, माइनस में बिल्कुल गलती से मत भूलना इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइक बहुत ज्यादा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 99% होता है। आपको मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई वेक्टर, आपसे ये चीज पूछेंगे कि ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है कि नहीं है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है कि नहीं है। तो उस केस में मेरे को बस एक कंडीशन चेक करनी है कि क्या कर्ल ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और नॉट। अगर जीरो है दैट मीन्स ये एक वैलिड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर जीरो नहीं है दैट मीन्स ये एक इनवैलिड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गेटिंग इट। तो अगर मेरे डेल क्रॉस से जीरो आ गया दैट मीन्स इट्स अ गुड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जीरो नहीं आया दैट मीन्स दैट ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो मान लो मेरे पे पहला क्वेश्चन था कि एक्स वाई आई कैप प्लस 2 YZ जे कैप प्लस 3 XZ के कैप। अब मेरे को उसका डेल क्रॉस ई निकालना है, डेल क्रॉस ई मतलब कर्ल, सिंपली मैट्रिक्स निकालो, मैट्रिक्स को एक्सपैंड करो, अगर नहीं आता है तो ऑनलाइन सीख लेना हाउ टू एक्सपैंड 3 क्रॉस ई मैट्रिक्स। मैंने इसको एक्सपैंड करा, ये जीरो नहीं आया दैट मीन इट इज इम्पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पार्ट में मैंने देखो इसका डेल क्रॉस ये निकाला एंड दिस कम्स आउट टू बी जीरो, hence it's a possible electrostatic field।
ठीक है। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि यार मैं क्या लगाऊं इसमें। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सिस्टेंस और नॉन एक्सिस्टेंस की बात आती है, सिंपली उसका कर्ल निकाल लो। अगर जीरो आ रहा है दैट मींस दैट इट्स अ वैलिड, अदरवाइज इट्स इनवैलिड। ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पॉइजन्स इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन। तो अब ये पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट टॉपिक, दैट इज पॉइजन्स इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन। तो देखो क्या चीज होती है कि डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। सोचो क्या था, सोचो सोचो। दैट वाज गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस टाइम्स डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल। तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में ई की जगह ये लिख दो। तो ये हो गया डेल डेल डॉट, मैं तो लिख के दिखा देता हूँ, डेल डॉट ई की जगह मैं लिख दूंगा माइनस डेल वी। ठीक है। तो ये हो गया माइनस डेल स्क्वायर वी एंड दैट इक्वल टू रो एप्सिलॉन नॉट, और आई कैन से इट एज डेल स्क्वायर वी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट बिकम्स माय पॉइजन्स इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड हाँ, अभी तक हमने केवल डेल ऑपरेटर सीखा, खोलना है डेल बाय डेल ऑफ आई प्लस डेल बाय ऑफ जे प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के। बट अब यहाँ पे हमें डेल स्क्वायर ऑपरेटर खोलना है। वो कैसे खोलूंगा, वो खोलूंगा मैं थ्रू लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है। डेल स्क्वायर का नाम ही लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो लैप्लासियन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन वी यानी कि पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट बिकम्स माय पॉइजन्स इक्वेशन, राइट। डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। बस इतना करना है। अब एक इक्वेशन होती है लैप्लास इक्वेशन, उसमें क्या होता है, रो जीरो, हम रो जीरो मानते हैं। आइदर फ्री स्पेस के लिए मेरा रो जीरो होता है। तो देखो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो, दैट बिकम्स माय लैप्लास इक्वेशन। आप बस इतना याद रखो कि जब भी कोई लैप्लास इक्वेशन बोले दैट मीन्स दैट डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो और रो इक्वल टू जीरो, राइट। तो पॉइजन्स इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर। एंड इसी इक्वेशन में बस जब मेरा रो जीरो हो जाएगा सो दैट विल बिकम माय लैप्लासियन इक्वेशन। तो लैप्लासियन इक्वेशन बिकम्स डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। अब देखो मेरे को, देखो डेल ऑपरेटर खोलना आता है ना, सीखा था मैंने। बट मेरे को डेल स्क्वायर ऑपरेटर खोलना नहीं आता। तो वो देखो मैं कैसे खोलूंगा, वो खोलूंगा मैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ये ना फॉर्मूले होता है मेरे पास, हाउ टू ओपन डेल स्क्वायर या फिर लैप्लासियन ऑपरेटर, क्योंकि इसके बिना हमारी पॉइजन इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। अच्छा, इसमें ना ये डिपेंड करता है ऑन दी कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं। कार्टेशियन सिस्टम में ये अलग वे में खुलता है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में ये एक अलग वे में खुलता है, एंड स्फेरिकल सिस्टम में ये एक अलग वे में खुलता है, राइट। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, डेल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। एज सिमिलरली इन सिलेंड्रिकल ये आर फाई जेड की टर्म्स में होगा, एंड इन स्फेरिकल ये होता है आर थीटा फाई की टर्म्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे याद रखो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे याद मत रखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट एटलीस्ट कार्टेशियन तो याद रखना ही रखना है, फॉर श्योर क्वेश्चन तो आना है। कोई भी कॉलेज में हो, कैसा पेपर दे रहे हो, ये क्वेश्चन तो आना है। ठीक है। और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में ये है कि आप देख लो, याद हो सके तो याद कर लो, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, सिंपली इसी के ऊपर होगा। हमको v गिवन है 4yz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमसे कह रहा है एट p 1,2,3 पहले पोटेंशियल निकालो, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालो। लो तो कैसे करूंगा मैं। अब मेरे को v का फंक्शन तो गिवन है, अगर मेरे को वी एट डिस्पॉइंट निकालना तो सिंपली x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3 पुट कर दूंगा, तो वहां से मेरा v आ जाएगा। v आ गया मेरे पास 12 यूनिट्स। अब मेरे को निकालना है रो। अभी क्वेश्चन पढ़ के आ रहा हूँ मैं, डेल स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो एप्सिलॉन नॉट। तो बस अब देखो ये कौन सा सिस्टम है, कार्टेशियन है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, कौन सा पॉइंट्स देखो नॉर्मली गिवन एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो मैं इसको कार्टेशियन के टर्म्स में सोल्व करूंगा। तो फॉर्मूला हो गया डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर अप्लाइड ऑन पोटेंशियल। यहाँ से डेल टू वी आ जाएगा,
ये आ गया मेरे पास, ये दैट आ गया 22 एंड दैट इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वहां से मैं इक्वेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, सिंपल। सेकेंड पार्ट, v इक्वल टू 5r cos 2 phi एंड पॉइंट r 5z। अब देखो ये यहाँ पे r 5z गिवन है, ये किस में होता है, ये होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम, तो ये हो गया मेरे पास सिलेंड्रिकल, ठीक है। एंड कैसे निकालूंगा, सेम डेल टू वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल टू वी निकालूंगा यूजिंग सिलेंड्रिकल सिस्टम का फॉर्मूला, इक्वल करूंगा माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से मेरे पास रो जीरो आ रहा है, सही है। थर्ड पार्ट, v इक्वल टू 2 cos phi बाय r स्क्वायर, यहाँ पॉइंट है r थीटा फाई, तो ये हो गया स्फेरिकल सिस्टम, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपली ऑपरेट करूंगा, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो सी पार्ट सॉल्व करना, सी पार्ट सॉल्व करना नहीं मैंने, इजी है, ठीक है, सिंपली फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, दैट्स इट। सो ये थी मेरे पास लैपलास और पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन का कहते हैं डेल टू वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, लैपलास का कहता है डेल टू वी इक्वल टू जीरो। अब हम लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लैपलास एंड पॉइसन्स इक्वेशन, ठीक है। अब ना इनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, बेसिकली हम लैपलास के ही एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो देखो तीनों क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन एप्लीकेशन, फिर पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल में एप्लीकेशन, फिर पढ़ेंगे स्फेरिकल में एप्लीकेशन। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या एप्लीकेशन होता है इसका, देखो कार्टेशियन में मेरे पास होता है एक्स वाई जेड, ठीक है, यही होता है तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब मैंने एक चीज, हमें ना इसके एप्लीकेशन में चीजें एज्यूम करूंगा, मैंने चीज एज्यूम करी कि v जो है ना पोटेंशियल, दैट इज द फंक्शन ऑफ ओनली जेड, ओनली एंड ओनली जेड, ठीक है। तो अब मैं इस पर लैपलास लगाता हूँ, लैपलास क्यों लगा रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं लगा रहा हूँ, मेरे को सोल्यूशन देखना है इसका बस। तो ये आ गया डेल टू वी इक्वल टू जीरो। अब डेल और बटर खोलूंगा, इन कार्टेशियन हो जाएगा डेल टू बाई डेल स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। अब जब मेरा पोटेंशियल केवल जेड का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों जीरो हो जाएंगे, है ना, केवल ये बचेगा, इसको सॉल्व करूंगा, आंसर आएगा v इक्वल टू ए जेड प्लस बी। केवल कंडीशन याद रखो, इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ माय पोटेंशियल इज ओनली फंक्शन ऑफ z, देन v इक्वल टू ए जेड प्लस बी इक्वेशन होती है। अगर केवल y का फंक्शन हो तो हो जाएगा ए वाई प्लस बी, अगर केवल x का फंक्शन हो तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब देखो क्या यूज होता है इसका, क्वेश्चन नंबर कहेंगे कि इस पॉइंट पे यानी कि इस जेड पे मेरे पास ये पोटेंशियल है, ऐसी दूसरे जेड पे मेरे पास ये पोटेंशियल है, तो ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन करो, सिंपल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना इजी। आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, v इक्वल टू ए जेड प्लस बी अगर केवल z का फंक्शन है, v इक्वल टू ए वाई प्लस बी अगर केवल y का फंक्शन है, एंड लास्टली v इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अगर केवल x का फंक्शन है, राइट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, कार्टेशियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। अब इसमें तीन केस बनेंगे, पहला केस केवल v केवल r का फंक्शन है, सेकंड केस v केवल फाई का फंक्शन है, थर्ड केस v केवल z का फंक्शन है। पहला केस सॉल्व करूंगा व्हेन v इज फंक्शन ऑफ r, तो इन दैट केस मेरे पास फॉर्मूला आता है v इक्वल टू a ln r प्लस b। सेकंड केस केवल फाई का फंक्शन है, तो आ जाएगा v इक्वल टू a फाई प्लस b। थर्ड पार्ट केवल z का फंक्शन है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वहां हो जाएगा a z प्लस b, ठीक है, दैट्स इट। डेरिवेशन करना है कर लो, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। आप ऐसे बोल देंगे कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम माय पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियस, नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और ए और बी और कांस्टेंट कुछ भी, तो इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल टू a ln r प्लस b, केवल r का फंक्शन है और सिलेंड्रिकल, तो v इक्वल टू a ln r प्लस b, बस दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सेम चीज, तीन चीजें हो सकती हैं r थीटा फाई, ठीक है। तो मैंने माना केवल r का फंक्शन है, तो यहाँ हो गया माइनस ए बाई आर प्लस बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हाँ ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, v इक्वल टू माइनस ए बाई आर प्लस बी कब, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम लैपलास लगा रहे हैं, एंड कब, केवल मेरा r कांस्टेंट है मान रहा हूँ, तो v इक्वल टू माइनस ए बाई आर प्लस बी। अब केवल थीटा डिपेंडेंट हो, मान लो केवल थीटा वेरी कर रहा है, तो v इक्वल टू a ln tan थीटा बाई टू प्लस बी, ये भी बहुत फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ स्फेरिकल सिस्टम मेरा पोटेंशियल केवल थीटा पे डिपेंडेंट हो रहा है, देन फॉर्मूला होगा v इक्वल टू a ln tan थीटा बाई टू प्लस b, दैट्स इट, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है,
अभी हम समरी पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले की एक शीट देखते हैं। देखो ये शीट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें कवर कर। देखो अगर मेरे को कहीं से कहीं भी जाना, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अब वहां से मेरे को रो पे जाना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, या फिर मेरे को रो गिवन हो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे जाऊंगा। दूसरी चीज मेरे को वी गिवन हो मैं ई पे कैसे जाऊंगा। चौथी चीज मेरे को ई गिवन है वी पे कैसे जाऊंगा। पांचवी चीज मेरे को वी गिवन है मैं रो पे कैसे जाऊंगा। छठी चीज एंड लास्ट थिंग मेरे को रो गिवन है वी पे कैसे जाऊंगा, पोटेंशियल। तो देखो अगर मेरे पास पोटेंशियल गिवन है मेरे को, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली ई इक्वल टू माइनस डेल यू लगाऊंगा, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मेरे को पोटेंशियल पे जाना है, तो वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ठीक है, इनका कन्वर्जन इजी है। ई से वी में जाना हो तो माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, वी से ई में जाना हो तो माइनस डी वी बाई डी आर। सेकेंड है, मान लो मेरे को रो गिवन है और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मेरे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैं रो के टर्म्स में कैसे लाऊं, तो मैं क्यू को लिख दूंगा रो इंटू डीवी, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इंटीग्रेशन के इंटू रो डीवी बाय आर स्क्वायर। तो बस मेरे पास रो गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। अब अगर मेरे पास ई गिवन हो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल, अब मेरे पास ई गिवन हो तो मैं रो कैसे निकालूंगा। सिंपली डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज व्हाट डिफरेंशियल फ्रॉम ऑफ गॉस लॉ। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकाल लेना मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल गिव मी द रो। ठीक है, अब आते हैं लास्ट चीज, दैट इज अगर मेरे को पोटेंशियल गिवन हो तब मेरे को रो निकालना हो, तो अभी अभी पढ़ के आ रहा हूँ मैं, क्या पढ़ के आ रहा हूँ, पॉइसन इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मेरे को मान लो कि यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे को वी गिवन है, तो सिंपली रो निकाल दूंगा, डबल मतलब लैप्लाशियन ऑपरेटर लगाओ डेल टू वी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस टाइम्स विल गिव मी रो। लास्ट थिंग, अगर मेरे को रो गिवन है और मेरे को वी निकालना है, तो वी क्या होता है के क्यू बाय आर, है ना, पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। यहाँ पे मैं क्यू की जगह लिख दूंगा इंटीग्रेशन रो डीवी, तो के इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन आर। ठीक है, सो ये थी मेरे पास इंटर कन्वर्जन टेबल, ये आपको हर जगह कहीं नहीं मिलेगी, तो मैंने आपको ये चीज प्रोवाइड करी है। इससे ना आपका एक माइंड मैप बन जाएगा कि आपको कैसे कैसे कन्वर्जन करना है, खुद से चीजें सीखो कैसे करनी है। तो मेन चीज हमने गॉस लॉ देखी, डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म, फिर हमने पोटेंशियल के फॉर्मूले देखे, फिर हमने लैप्लाशियन और पॉइसन देखे, उनकी एप्लीकेशन देखी। ठीक है, तो बेसिकली यही था। अब हम पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला शीट, एंड ये शीट लिटरली बहुत बहुत मेहनत से बनी है, आपको देख के खुद लगेगा कि शीट हाँ लिटरली बहुत अच्छी है। अब आते हैं फॉर्मूला शीट पे। सो दिस इज माय फॉर्मूला शीट, ये सारी चीजें कवर कर रखी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। स्टार्टिंग करते हैं, अब स्टार्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन में क्या क्या पेयर्स थे, dx dy dz, लेंथ एलिमेंट क्या था dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप, दैट डन। अब आते हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम में, अब वहां लेंथ एलिमेंट क्या हो गया, अच्छा पहले एक्सिस r phi z, तो वहां पे लेंथ एलिमेंट क्या हो गया dr r कैप प्लस r d phi phi कैप प्लस dz z कैप, याद रखना है याद। ठीक है, थर्ड थिंग स्फेरिकल सिस्टम, यहाँ पे क्या थे सिस्टम r थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होंगे डी आर इन आर कैप प्लस आर डी थीटा इन थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई इन फाई कैप। तो ये तीन चीजें याद रखनी है बस, कोऑर्डिनेट सिस्टम में सब चीजें याद रखनी। ठीक है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर देन सिलेंड्रिकल देन स्फेरिकल। ठीक है, अब आते हैं डेल ऑपरेटर के ऊपर। डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला में बताया था मैंने, दैट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के, दैट इज माय डेल ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ था, पहला ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज फर्स्टली अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड क्या होता है ये डेल वेक्टर अप्लाइड ऑन अ स्केलर क्वांटिटी है v। सेकंड थिंग डाइवर्जेंस, ये क्या होता है, ये क्या होता है स्केलर, ये क्या होता है डेल वेक्टर डॉट v वेक्टर। थर्ड थिंग कर्ल, ये क्या होता है डेल वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने दो लॉ पढ़ते याद है, मैंने एक चीज आपको बना के दिखाई थी, मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए।
वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ। कन्वर्जन याद है? तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो होगा गॉस डाइवर्जेंस, यहाँ से आना है स्टोक्स का। तो गॉस डाइवर्जेंस क्या थी? इंटीग्रेशन डेल डॉट बी डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस। इसमें क्या करा, डीवी को डीएस में कन्वर्ट कर दिया, और वी कैन यूज इट फॉर डीएस टू डीवी कन्वर्जन आल्सो। नेक्स्ट थिंग स्टोक्सवेल, तो इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डॉट डीएस इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। अच्छा, स्टोक्सवेल क्यों नाम रखा क्योंकि यहाँ पे कर्ल हो रहा है, गॉस डाइवर्जेंस करके यहाँ क्योंकि डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं गॉस लॉ। Gauss law in electrostatics, that is integration of E dot ds equal to q by epsilon naught, or net flux enclosed equal to q by epsilon naught. ठीक है, नेक्स्ट थिंग गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन डेल ई इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर ऑन वी, याद रखना, और वी कैन से दैट वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल। ठीक है, एंड ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, कर्ल ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, डेल क्रॉस ई इज ऑलवेज जीरो, राइट। अब नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? नेक्स्ट पढ़ा हमने हाँ पॉइजन्स इक्वेशन डेल टू वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड लैप्लास क्या थी, डेल टू वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हाउ टू ओपन डेल स्क्वायर या फिर लैप्लाशियन ऑपरेटर, उसके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, हाउ टू ओपन डेल स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए इसके। कार्टेशियन में ये, सिलेंड्रिकल में ये, स्फेरिकल में। अब एप्लीकेशन ऑफ लैप्लाशियन एंड पॉइसन इक्वेशन, बेसिकली लैप्लाशियन का ही एप्लीकेशन है। तो इन कार्टेशियन सिस्टम व्हेन पोटेंशियल इज ओनली डिपेंडेंट ऑन z, देन v इक्वल टू az प्लस v, केवल x पे डिपेंडेंट है तो ax प्लस v, अगर केवल y पे तो ay प्लस v। ठीक है, एंड इन सिलेंड्रिकल सिस्टम अगर पोटेंशियल केवल r का फंक्शन है तो v इक्वल टू a ln r प्लस b, अगर केवल फाई का है तो a फाई प्लस b। स्फेरिकल सिस्टम में अगर केवल r का फंक्शन है तो v इक्वल टू माइनस a वाई आर प्लस b, एंड अगर केवल फाई का हो तो सॉरी यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, केवल थीटा का हो तो v इक्वल टू a ln tan थीटा बाय 2 प्लस b, दैट्स इट, बहुत सिंपल। तो आई गेस आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मेरा चैप्टर खत्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एंड आपको ये हैंडमेड मेरे नोट्स आपको मिल रहा है मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, पहली लिंक आपको इसी की मिल रही होगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको फॉलो कर लो। एंड प्लीज़ प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करो, क्योंकि हम एट द एंड आप ही के लिए ही काम करें। ठीक है, एंड इसके नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे बहुत जल्दी। तो नेक्स्ट पार्ट में होगा हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे होंगे, तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर कर लिया। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो नीचे आपको कॉन्टैक्ट से मैंने वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे मेल कर सकते हो, कमेंट कहीं भी कुछ भी करते हो, फिर डाउट रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, एंड लास्टली यार प्लीज मेरे को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।